नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नारायण राणे की। बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि नारायण राणे जी की गिरफ्तारी के ऊपर कुछ आपको दो शब्द बोलने चाहिए, उनका लीगल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। मैं जनरली प्योर पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन बहुत कम मामलों में करता हूँ। पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन विद लीगल मैटर्स होता है तो अवश्य करता हूँ। मेरी पॉलिटिक्स की जितनी समझ है उस समझ का इस्तेमाल करते हुए मैं स्टेटमेंट देता हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नारायण राणे की जो गिरफ्तारी हुई महाराष्ट्र में, उस गिरफ्तारी में क्या राज था? आखिर नारायण राणे को केंद्र सरकार ने मिनिस्टर बनाया, क्यों बनाया? और नारायण राणे कौन है और वो कैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को पूरी इफेक्ट करने वाले हैं? गिरफ्तारी का राज क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि नारायण राणे की जो स्टेटमेंट है, जिन स्टेटमेंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया उनको, और वो स्टेटमेंट के आधार पर गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया, क्या वैसी भाषा बीजेपी की है? बीजेपी तो अपने आप को बड़ी सभ्य पार्टी कहती है और आजकल नारायण राणे बीजेपी में है। बीजेपी में आते हुए उनको मंत्रिपरिषद भी मिली और मंत्रिपरिषद मिलते ही उनकी गिरफ्तारी हुई। मंत्रिपरिषद मिलते ही उनके कुछ स्टेटमेंट आए और उन स्टेटमेंटों के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, पहले देवेंद्र फडणवीस, मुझे जहां तक लगता है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक्सक्लूसिव नेता थे। जब सरकार पहली बार बनी नरेंद्र मोदी की 2014 की सरकार के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी जो आवाज कहाल लगाया करते थे, वो कहते थे कि केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। बाद में जब चुनाव जीते तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस अभी जब महाराष्ट्र के दोबारा चुनाव हुए बीजेपी शिवसेना के गठबंधन के बाद, तो उस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को खेल गई एनसीपी। और एनसीपी कैसे खेल गई? एनसीपी के अजीत पवार ने इनको कहा कि मैंने पार्टी तोड़ ली है, आ गया। ये भरोसे में भी बेचारे आ गए और भरोसे में आकर मुख्यमंत्री की शपथ भी ले डाली। चूंकि गवर्नर तो अपने ही थे, मतलब केंद्र के थे, तो शपथ भी ले ली। उसके बाद जो गेम खेला एनसीपी ने, वो ये हुआ कि नहीं साहब, ये तो फर्जी है सब। नतीजा निकला कि वही शरद अजीत पवार जो कि यहां उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो अगर बागी थे तो उनको फिर से नए गठबंधन में उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया? यानी कि ये तो उनका रिवार्ड था, उनकी चाल थी और उनकी चाल में फडणवीस जी फंस गए। और ये तो पॉलिटिक्स, हालांकि नॉकआउट मैच नहीं होता, लेकिन इस समय तो नॉकआउट मैच ही चल रहा है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी का और परिणाम निकला कि बहुत बार वहां गच्चा खा गए, जबकि महाराष्ट्र तो पूरा बीजेपी का गढ़ बन चुका है और शिवसेना ने एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद शिवसेना टिकी हुई है, जबकि एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को यह दिमाग में आया कि आखिर कौन लड़ सकता है शिवसेना से, क्योंकि शिवसैनिक जो हैं या जो जिस तरह से वो खेलते हैं, अच्छा खेल रहे थे जब बाला साहब के नेतृत्व में थे तो हिंदुत्व का खेल खेल रहे थे, और जब अभी सोनिया गांधी के नेतृत्व में खेल रहे हैं तो फिर कौन सा खेल खेल रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए वो उद्दंडता से सामने आते हैं। तो इनको कौन ऐसा है जो इनको कंट्रोल कर सकता है? ऐसा कौन है जो इनको परास्त कर सकता है? तो मुझे लगता है कि नारायण राणे एक बड़ा नाम था। नारायण राणे बड़ा नाम इसलिए था क्योंकि वो कोंकण से आते हैं और मुंबई आधे से ज्यादा कोंकण ने कवर करके रखा है। और मुंबई जो लाइफ लाइन है शिवसेना की, वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है मुंबई की। अब बीएमसी जिसको कहते हैं, बीएमसी है। आपको पता है बीएमसी का बजट कितना है? बीएमसी का बजट 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, ऐसा उसका बजट होता है। यानी कि छोटे छोटे कई राज्य अगर मिल जाएं तो भी इतना बजट उनके पास नहीं होता जितना अकेला बीएमसी का होता है। और पूरे महाराष्ट्र की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए अगर महाराष्ट्र में सरकार किसी की बन भी गई और बीएमसी में उसकी सरकार नहीं बनी, तो ये मानकर चलिए कि वो अधूरा है। अब बीएमसी में शिवसेना का कब्जा है
हालांकि बहुत अच्छा बीजेपी ने खेला, मिलकर खेला था, तो वो सबऑर्डिनेशन में थे, अकेले लड़े तो बहुत अच्छा लड़े, लेकिन फिर भी सरकार एमसीडी में कब्जा तो शिवसेना का ही है और वो मुंबई कोंकण से आते हैं। तो इस पर और नारायण राणे किसी समय पर बाला साहब ठाकरे के राइट हैंड हुआ करते थे। नारायण राणे वो सारे खेल जानते हैं जो उद्धव ठाकरे नहीं जानते, यानी कि जो बाला साहब खेला करते थे वो सारे गेम नारायण राणे जानते हैं। वो मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। उद्धव ठाकरे को जब उन्होंने बाला साहब ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, वहीं से खटराक शुरू हुआ था और वहीं से ये आपस में टेंशन शुरू होकर नारायण राणे बाहर गए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस में चल नहीं पाए, फिर वो बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी उनको साइडलाइन किए हुए थी, देवेंद्र फडणवीस आगे नेतृत्व में थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब फेल होते दिखाई दे रहे। फेल होते नहीं कहना चाहिए, मतलब, लेकिन वो उस तरह से उस धूर्तता से नहीं लड़ सकते जिस धूर्तता से शिवसेना लड़ सकती। तो शिवसेना का ही निकला हुआ व्यक्ति नारायण राणे शिवसेना की सारी चालें जानता है और शिवसेना को उन्हीं के हथियार से हरा सकता है। इसलिए नारायण राणे को केंद्र सरकार ने मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर बनाकर उनको छोड़ दिया। वैसे ही वो मुंबई गए और मुंबई में उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए। जो उन्होंने बयान देने शुरू किए उससे उद्धव ठाकरे घबरा गए। उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए। अब एक्शन लेकर उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन ये जो बयान वाला मामला था ये बहुत इतना स्ट्रांग नहीं था कि नारायण राणे को बहुत लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था। लेकिन नारायण राणे अब खुल गए हैं, बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी नहीं बदल सकती और हम उद्धव ठाकरे को तो पैदल करके ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे के औकात नहीं है, ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया, जबकि उद्धव ठाकरे खुद में बड़े बदतमीज हैं। कितने बदतमीज हैं मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी के चप्पल वाला बयान उन्होंने दिया था, आपको याद होगा कि उन्हीं की चप्पल से उनको मारना चाहिए। तो आप सोच कर देखिए कि उनकी चप्पल से वो मारेंगे योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी इस समय हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं और देश भर के सबसे बड़े नेताओं में अगर कोई है तो योगी जी हैं। योगी जी किसी भी कैंपेन में बीजेपी की किसी भी राज्य में जिन जगहों पर भी वो कैंपेन करके लगभग वो सारी सीटें निकाल कर लाए। यहां तक कि आंध्र प्रदेश में सिर्फ हैदराबाद की एक सीट पर, राजा सिंह की जो सीट थी, उस पर ही वो कैंपेन करने गए थे और राजा सिंह की सीट निकल कर आई थी उस समय, जिस समय बीजेपी को कुछ नहीं मिला था हैदराबाद से, मतलब आंध्र प्रदेश। तो आप सोच सकते हैं कि योगी जी तब भी ऐसे नेता थे और आज भी हैं जो जहां से खड़े हो जाते हैं वहां से ही देश की श्रद्धा उनके ऊपर है। देश एक्सक्लूसिव उनके ऊपर आत्मा रखता है, उनके ऊपर विश्वास रखता है। और अभी तक जो जिस प्रकार से 4.5 पौने 5 साल से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो अगले प्रधानमंत्री निश्चित रूप से होने चाहिए। वो तो अलग की बात है कि विधाता क्या चाहता है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी जनता की डिमांड ऐसी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी 2014 से पहले 2012 से जनता की डिमांड ऐसी थी कि मोदी जी को आना चाहिए और अडवाणी जी लेकिन सत्ता पर बैठे थे। अभी ऐसी ही सिचुएशन आ चुकी है कि लोग स्वयं कहने लगे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाना चाहिए। खैर, ये तो सरकमस्टांस ये है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उद्धव ठाकरे जो इतनी बदतमीजी से स्वयं बात करते हैं, उनको नारायण राणे के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट, जो भी उन्होंने कहा, मैं उनकी चर्चा नहीं कर सकता, कहते हैं कि इतने गंदे स्टेटमेंट हैं कि वो बात अगर भला आदमी कहेगा तो वो भी बदनाम हो जाएगा। और मैं तो आप जानते ही हैं भलों की कैटेगरी में थोड़ा बहुत तो आता ही हूँ, या मैं अपने आप को भला आदमी ही समझता हूँ। भला आदमी ना होता तो शायद मैं पॉलिटिक्स अब तक ज्वाइन कर चुका होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो चुका होता। मैं केवल अपना काम करने, हिंदुओं के लिए काम करने, देश के लिए काम करने पर विश्वास करता हूँ। जो बड़े आंदोलन या जो सीक्रेट्स हैं उन पर काम करने का विश्वास करता हूँ। तो खैर, भला आदमी उसको अपने मुंह से नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कहूँगा। लेकिन जो नारायण राणे ने अब खेलना शुरू किया है बीएमसी के मामले में, या मैं कहूं कि उद्धव सरकार के लिए, तो ये बीजेपी की या केंद्र सरकार की ये एक सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर गेम हो रहा था और फंसे कौन? फंसे उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे फंसते हुए उन्होंने नारायण राणे की गिरफ्तारी भी कर डाली। और नारायण राणे तो शिवसेना से ही पुराने खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए ये जो पूरा गेम महाराष्ट्र में हुआ
उस गेम में अभी उद्धव ठाकरे बैकफुट पर जाएंगे और उद्धव ठाकरे पॉपुलैरिटी वैसे ही अपनी खो चुके हैं। कैसे खो चुके हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन, एनसीपी के साथ उनका गठबंधन, कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन होना स्वतः में उद्धव ठाकरे की छवि को खराब करना है। और जिस प्रकार से कांग्रेस और इन्होंने कार्य करना शुरू किया था, जैसे आप अगर बात कहें कि पालघर वाले मामले की, पालघर वाले मामले में अब पुलिस के सामने साधुओं की हत्याएं होती हैं, लेकिन साधुओं की हत्याएं हुई और शिवसेना एक्शन नहीं ले पाई, मुख्यमंत्री ने कोई विशेष एक्शन नहीं लिए, मुख्यमंत्री सामने नहीं आए, कुछ एक आध स्टेटमेंट वगैरह दिए, तो आप सोच सकते हैं कि वो एक करिश्मा वाला केस आया, जनता तो सामने आई, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा लगते हैं कि उनके ऊपर सवारी सोनिया गांधी कर रही हैं। और अब बाला साहब ठाकरे उनका नेतृत्व न करके सोनिया गांधी उनका नेतृत्व कर रही हैं, और जिस तरह के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं उस तरह का ही उनका व्यवहार बन गया है, उनका आचरण बन गया है, और वो अब फंसते और ज्यादा फंसते ही चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी अब की बार इस रणनीति पर है कि बीएमसी भी अब उसको चाहिए, और अब महाराष्ट्र में सरकार भी उसको चाहिए, और शिवसेना से अब भविष्य में होने, लोग कहते थे कि शिवसेना के साथ उनका अलायंस हो सकता है, मुझे लगता है शिवसेना का अब वैसा ही हाल होने वाला है जैसा कि मनसे का किया। आपको याद है ना मनसे का किया, तो जो मनसे का कि आप 2 4 5 काउंसलर ले जाइए बस साइड हो जाइए, वैसे ही शिवसेना का हाल होने वाला, क्योंकि रिप्लेसमेंट होने वाला नारायण राणे से वहां की पॉलिटिक्स का। आगे क्या होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश ही तय करेगा, लेकिन अभी तक का जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।